नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो ये हमारा खास प्रोग्राम तीन का तंज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और तीन का तंज आखिर क्यों? तीन का तंज तब जब प्रशासन लापरवाह हो जाए तो तंज कसना जरूरी है। तीन का तंज तब जब सरकार पूरी तरीके से लापरवाह वाले मोड में चली जाए तो तीन का तंज बेहद जरूरी है। तंज बेहद जरूरी है। और अटक से कटक तक, संसद से सड़क तक अगर लापरवाही हुई तो फिर तंज जरूरी है। और किसी भी पद पर बैठे हुए अधिकारी, तीमारदार या फिर किसी भी लेवल के अधिकारी की लापरवाही अगर सामने आती है तो फिर तीन का तंज जरूरी है। कहीं पर किसी पर जानलेवा हमला होता है और प्रशासन लापरवाही करता है तो फिर तीन का तंज बहुत जरूरी है। तंज बेहद जरूरी है और हमको आपको यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि तंज कसना बहुत जरूरी है इस लोकतंत्र में। क्योंकि अगर आप किसी को छोड़ देंगे तो फिर दो ही सिचुएशन सामने आएगी, या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत ही खराब हो जाएगा। तो ये तीन का तंज, ये पूरी कहानी है। लेकिन आज इस तीन के तंज में हम जिस तीन मुद्दों पर तंज कसने जा रहे हैं उसे सुनने, देखने और समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि तंज कसना और जरूरी क्यों हो जाता है। अब आपको बताएं कि तीन का तंज, आपको बता देते एक बार क्रमवार तरीके से कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आज हम तंज कसने जा रहे हैं। और वो तीन मुद्दे आपके सामने हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहला, थाली में जहर कैसे परोसा जा रहा है और क्यों परोसा जा रहा है, किसकी वजह से परोसा जा रहा है। पहला तंज आज हम इस पे कसने वाले हैं, इस सिस्टम पे कसने वाले हैं। दूसरा, लैंड जिहाद, यह मुद्दा और यह शब्द अब आम नहीं रह गया। अब आप लोगों ने भी सुना होगा, लव जिहाद तो सुना था, लैंड जिहाद वाला वर्ड भी अब लगातार सुर्खियों में बना रहता है। तो फिर ये लैंड जिहाद का ये नया मुद्दा क्या है, इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे और इस पर भी तंज कसेंगे। और तीसरा, भीड़ तंत्र का आतंक कैसा होता है। भीड़ तंत्र जब फैसला सुनाने पर आती है तो फिर लोकतंत्र पर कितना भारी पड़ जाता है यह भीड़ तंत्र। आज तीन का तंज हम उस पर कसने वाले हैं। तो ये तीन का तंज, हमने आपको तीन टॉपिक बताए जिस पे आज हम तंज कसने वाले हैं कि आखिर कैसे बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से हर तरफ सिस्टम पूरा गूंगा, बहरा, अंधा हो चुका है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आखिर किसके बच्चे हैं, इनको क्यों ऐसा थाली में इनके जहर परोसा जा रहा है, इनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज सिर्फ तंज नहीं कसेंगे, आज वो सवाल होंगे जो आमतौर पर अधिकारियों के कानों तक जाने के बाद उनके जहन में एक सवाल उठेगा कि अगर उनकी लापरवाही हुई या स्कूल प्रशासन की लापरवाही हुई, बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया तो फिर तंज नहीं कसा जाएगा, फिर ताल ठोक के सवाल किया जाएगा, सीना ठोक के सवाल किया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा उस सिस्टम से, उस गूंगे बहरे प्रशासन से, उस स्कूल प्रशासन से, सबसे सवाल पूछा जाएगा। और ये लैंड जिहाद, इस पर भी उतना ही तल्ख टिप्पणी किया जाएगा, उतना ही तल्ख तंज किया जाएगा। और ये भीड़ तंत्र का आतंक, कैसे भीड़ तंत्र का जो आतंक है वो लोकतंत्र और संविधान पर भीतरघात करता है, इस पर भी तंज कसा जाएगा। तो थाली में जहर कैसे पहुंचा और पहुंचा तो किसके जरिए पहुंचा, बच्चों की यह हालत, बच्चों की यह स्थिति क्यों हुई, क्या कुछ कार्रवाई की गई, प्रशासन इस तरीके से मौन कैसे हो सकता है और इसके पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है, कब जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसको लेकर भी आज हम तंज कसने वाले हैं। तो ये तीन मुद्दे हैं, तीन बड़े मुद्दे। हमने कहा तीन का तंज का मतलब तीन बड़े मुद्दे। और अब हम आपको पहली खबर का रुख करवाते हैं और थाली में जहर कैसे पहुंचा। अब ये पहली खबर मैनपुरी से है, जहां पर आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का कहर बरपा है। मतलब 28 बच्चों को इस फूड पॉइजनिंग ने मौत के दरवाजे तक दस्तक करवा दिया है। इनके दरवाजे तक मौत ने दस्तक किया। यह समझिए आप बच्चों की हालत क्या होगी। 28 बच्चों को बीमार हालत में सीएचसी में भर्ती करवाया गया और रीजन क्या था, बच्चों को फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली थी और इस पर हड़कंप मचा था। जिलाधिकारी के अलावा सीएमओ और तमाम अधिकारी पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। 6 बच्चों को मैनपुरी के जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है।
आवासीय विद्यालय में छोले भटूरे खाकर बच्चे बीमार हो गए। सोचिए किस तरह का छोला भटूरा रहा होगा कि 28 बच्चे उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां थोड़ी ही दूरी पर सब कुछ अंधेरा अंधेरा है, लेकिन किसी को कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक तो सवाल जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि सरकारी संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में या फिर सरकारी कहीं पर भी हो, सबको लगता है कि अपनी बपौती है सब कुछ। हमारे पिताजी छोड़कर चले गए थे, ये तो हाल है। और ये बच्चे किसी के घर के आखिरी चिराग होंगे। ये बच्चे अपने मां बाप के आंख के तारे थे, वो बच गए, थोड़ा सा बच गए वो, वरना इनके मां बाप को कौन जवाब देता, इनके परिवार को कौन जवाब देता। छोले भटूरे खिलाए जा रहे थे इन्हें, और किस तरह से खिलाए जा रहे थे, कौन था जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर तो यह भी है कि इनके छोले भटूरे में घून घूम रहे थे। घून समझते हैं आप लोग, यूपी देहात में एक प्रकार का इसे कीड़ा ही समझ लीजिए, जो जिस खाने में पड़ता है उस खाने की दशा दुर्दशा हो जाती है, खराब हो जाता है, आप खा नहीं सकते फिर उसके बाद। लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों को खिलाया गया। जिलाधिकारी से लेकर सबने जांच के आदेश दे दिए हैं। बेवर क्षेत्र के जयप्रकाश सर्वोदय का यह पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। अब यह स्थिति कहां तक आई, किस वजह से आई, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, सब कुछ क्रमवार तरीके से आपको पता चलेगा। और आज हम सब सवाल पूछेंगे जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि सिस्टम से सवाल पूछने चाहिए। आज वो सवाल तल्ख लहजे में इन अधिकारियों से होगा, इन स्कूल प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से होगा। तो आज इनसे सवाल पूछेंगे और सीधे अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ मैनपेरू से जुड़ गए हैं। अमन, ये जो सर्वोदय माफ करिएगा जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय का ये जो पूरा मामला है, 28 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, क्या ये मामला हुआ और बच्चों को इतनी यातनाएं क्यों झेलनी पड़ रही हैं? अमन जी शिवम जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र का है, जहां पर स्थित जयप्रकाश सर्वोदय आवासीय विद्यालय में गुरुवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब डिनर के कुछ ही देर में बाद 28 छात्र अचानक बीमार पड़ गए। किसी को उल्टियां होने लगी तो किसी को पेट में दर्द होने लगा, चीख पुकार मच गई। मामला संज्ञान में आते ही विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी बच्चों को बेवर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 6 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जी नहीं तो फिर अमन, ये जितनी आसानी से आमतौर पर हमारी जिम्मेदारी होती है, हम खबर पढ़ते हैं, खबर पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार कई खबरें हमें अंदर तक झकझोरती हैं और ये मजबूर करती हैं कि हम सवाल करें उस सिस्टम से, हम तंज कसें उस सिस्टम पर जो इस तरह के बच्चों की हालत। अब 28 बच्चे बीमार है, 28 बच्चे बीमार है, उसमें से 6 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? जांच पड़ताल होगी नहीं होगी, आदेश दिया गया नहीं दिया गया, जांच कहां तक पहुंची, अधिकारी का क्या कुछ कहना है और स्कूल विभाग का क्या कुछ कहना है? अमन जी, मैं आपको बता दूं कि रात्रि में ही जब बच्चों के पेट में दर्द होने लगा, उसी के दरमियान जो है विद्यालय संचालक जो है तुरंत ही अपनी निजी वाहन से जो है एम्बुलेंस की सहायता से और अन्य तमाम तरीके से जो है बेवर अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा था। जिनकी 6 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिसकी सूचना जिलाधिकारी को होने पर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने बच्चों का हाल चाल जाना। उसी दरमियान जो है कि घटना के संबंध में जानकारी टीम गठित कर जांच की कार्रवाई की बात कही है। जी नहीं तो अमन, अब चलिए, अब आपने सारी कहानी बता दी, अब मुझे ये बताइए कि ये जो जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय का मामला है, इसका स्कूल की जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी वजह से बच्चों की यह हालत हुई, वो आदमी कहां है, वो संज्ञान में है या नहीं है, उससे पूछताछ हुई ना हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, मैं ये जानना चाहता हूं। जी, मैं आपको बता दूं कि विद्यालय संचालक जो हैं वो मीडिया से बात करने से कतरा रहे थे, कतराते हुए मना करते मुंह मोड़ लिया। उसी दरमियान जब जो मैथ संचालक जो हैं, जो जिसका टेंडर जो पास हुआ था, उसकी जो है संलिप्तता पाई गई है। जी नहीं तो जिस संलिप्तता की बात की जा रही है
उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आता कि पाई जाती है, करी जाती है। 28 बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, 6 को हायर सेंटर रेफर किया है। न करे नारायण, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मीडिया से भाग रहे हैं वो कहां तक भागेंगे? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बच्चों के पेट में दर्द होने लगा, उसी दरमियान जो है जब बातचीत करना चाहिए तो कोई भी विद्यालय का स्टाफ या मैं संचालक कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अमन, और ये बच्चों को ये जो दिया गया, ये मिड डे मील के तहत बच्चों को दिया गया था, मतलब छोला भटूरा? जी, मिड डे मील में सेम डेज के हिसाब से जो मेन्यू होता है उसी हिसाब से जो है बच्चों को छोले भटूरे खिलाए गए थे। वहीं बच्चों का कहना है कि जो छोले भटूरे जो दिए गए थे उसमें जो है सुड़ी व घुने वो पाए गए थे, जिसका विरोध भी किया, लेकिन किसी ने उनकी बच्चों की बात का ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, क्यों किया जाएगा अमन? देखो अब कैसे किया जाएगा? अब बच्चों को, मतलब हमने तो पढ़ा ये भी कि भाई बच्चों ने इसका विरोध भी किया था कि उससे बदबू आ रही है, उससे स्वाद ठीक नहीं आ रहा है, और बच्चों की शिकायत थी कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चों को दे दिया गया, डांट के खिला दिया गया कि चुपचाप खाओ। मेरा सवाल यह है कि जब इस तरह के मिड डे मील का भोजन बन जाता है तो फिर स्कूल का कोई एक शिक्षक या प्रिंसिपल पहले उसको टेस्ट करते हैं, तो उसको पहले टेस्ट किया, प्रिंसिपल साहब ठीक ठाक है कि नहीं है? जी मैं आपको बता दूं, जब बच्चों ने, जो प्रिंसिपल मैडम जो है उनसे कही बात कही है, तो उन्होंने जब मैथ जो परोस रहे थे, खाना बच्चों को परोसा जा रहा था, उसी दरमियान उन्होंने उनका विरोध भी हुआ है, उनसे भी कहासुनी भी हुई है। उन्होंने उसके बाद काफी कड़ी मशक्कत के बाद जो है जो भोजन जो कीड़े पड़े हुए थे उसको फेंकवाया, उसके बाद दोबारा जो है भोजन बनाया गया। उसके बाद अन्य जो बच्चे हुए थे उनको खिलाया गया, वो तो अच्छे थे। बाकी जो है 28 बच्चे जो है उससे पहले खाना खा चुके थे, जिसके पेट में दर्द हुआ, किसी को उल्टियां हुई, इस तरह से उन्हें आनंद फानन में जो है बेबसी अस्सी भर्ती कराया गया है। जी नहीं तो फिर अमन, जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं प्रधानाचार्य हैं, अब वो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गड़बड़ है, घोल लगा हुआ भोजन बच्चों को खिला दिया गया। सवाल तो ये उठता है कि जब अपने बच्चे होते तो अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है मैडम, अपने स्कूल में शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते होंगे, ये सरकारी स्कूल में आए हुए बच्चे अनाथ होते हैं ना, इनका तो कोई माँ बाप है नहीं, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल अमन सीधा सीधा एक है, क्या स्कूल प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं है जहां बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया? जी बिल्कुल, जो है मैं आपको बता दूं, बच्चों के साथ अगर मामले को देखते हुए अगर बताया जाए तो जो बच्चों के साथ जो है जरूर जो है अलग तरीके से बर्ताव किया गया है। अच्छा अमन, चूंकि 28 बच्चों के साथ ये किया गया, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बच्चों के परिवार वालों से आपने बातचीत करने की कोशिश की है? बच्चों के परिवार वालों का कुछ टेक आया, कुछ बयान आया इस पर? जी मैं आपको बता दूं, जिस समय जो है अफरा तफरी मची थी, उस समय जो है रात के 9:30 और 10 बज रहे थे। उस समय जो किसी परिजन को कोई सूचना नहीं हुई थी। जब सुबह सूचना आई उसके बाद जो है जिला अस्पताल और विद्यालय में परिजन पहुंचे अपने बच्चों का हाल चाल जाना। नहीं तो बच्चों का हालचाल जाना वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम माँ बाप का तो ये दायित्व बनता है ना कि ऐसे प्रशासन पर वो एकजुट होकर सख्त कार्रवाई करने का बात करें और वो जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जी मैं आपको बता दूं, गार्जियंस जो है उन्होंने जो है जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसी में जिलाधिकारी ने आदेश देते हुए टीम गठित कर जो है कार्रवाई की बात कही है। जी अमन, चूंकि अब ये मामला इतना छोटा रह नहीं गया, मतलब ये तो भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है इन बच्चों पर कि इनको जहर ही खिलाया गया था, लेकिन फिर ये बच गए। मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है ना, कहते हैं कि जल गया मेरा सब कुछ, बचा ही क्या है, और जो बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। मतलब अगर बच्चे बच गए तो चलिए सब ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन ऐसे प्रशासन पर, ऐसे शिक्षकों पर, ऐसे प्रधानाचार्य पर क्या ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल बने कि जब बच्चों को मिड डे मील का भोजन कराया जाता है तो सबसे पहले वो भोजन कोई एक जिम्मेदार शिक्षक या प्रधानाचार्य टेस्ट करते हैं, अगर तो वो खाने योग्य है, इसके बाद उन बच्चों को दिया जाता है, अन्यथा फिर ये कहा जाता है कि भाई इसको चेंज कराया जाए, दूसरा भोजन बनाया जाए। इनके परिवार, इनके घर से नहीं आता वो भोजन, वो सरकार का अनाज है, सरकार का पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की हालत। जी मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी जरूर पाई गई है, लेकिन बरसात का समय भी था। वहीं सीएमओ मौके पर पहुंचे थे। उनका कहना है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आसिफ गुप्ता ने कहा है कि ये सूचना मिली है, बच्चों को तबीयत बिगड़ी तो उसी हम तुरंत एम्बुलेंस भेजी, डॉक्टरों को अलर्ट किया गया। अभी बच्चों को हालत स्थिर है। ठीक,
ठीक है अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन मैं दूसरी खबर की तरफ बढ़ूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी माँ बाप हैं इस पूरे मामले में, जितने भी बच्चों के माँ बाप हैं, उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्हें ऐसे प्रशासन पर, ऐसे शिक्षकों पर, ऐसे प्रधानाचार्य पर, ऐसे मैनेजमेंट पर उन्हें सख्त कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए, बिना झिझक, बिना रोक टोक, क्योंकि आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ किया गया है, आपके बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि वो अनाज जो सरकार की तरफ से आता है, सब कुछ सरकार का है, इन बच्चों के लिए है, लेकिन अगर उस खाने में कीड़े पड़ जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन प्रधानाचार्य की है। उसके खिलाफ आवाज उठाइए, ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए जो आपकी बच्चों की जिंदगी के लाले पड़ने वाले थे। लेकिन आपका आशीर्वाद और बच्चों पर भगवान का आशीर्वाद, ये दोनों उन बच्चों को बचाया हुआ है। अन्यथा ये पूरा जो फूड पॉइजनिंग है, ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि बच्चों की जिंदगी के साथ क्या कुछ हो सकता था। इसलिए अपनी आवाज उठाए, और इसीलिए हमने कहा कि ऐसे सिस्टम पर तंज कसना बेहद जरूरी है और इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी। अगर कार्रवाई हुई तो ठीक, वरना सवाल जितने भी लोग इस सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे सबसे सवाल पूछेंगे, और जरूरत पड़ी तो फिर इनके घर जाकर सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। क्योंकि सरकार लगातार यह कह रही है कि स्कूलों में पानी पहुंचना चाहिए, सब व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। मॉडर्न स्कूल बनाने की बात चल रही है, मॉडर्न स्कूल, लेकिन यह रहा मॉडर्न स्कूल, यह एग्जाम्पल है मॉडर्न स्कूल का। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यह सोचना चाहिए कि ऐसे जिम्मेदार जो लोग हैं, जो अपने काम से भाग रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इसका फैसला मुख्यमंत्री जी आपको खुद करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो आपके सपनों पर, राज्य के सपनों पर, इन बच्चों के सपनों पर, इन मां बाप के सपनों पर पलीता फेरने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम तंज कस रहे हैं। अब आपको दूसरी पड़ताल की तरफ लिए चलते हैं, दूसरी तंज की तरफ लिए चलते हैं। दूसरा तंज क्या है? दूसरी खबर हमने आपको बताई थी, लैंड जिहाद। लव जिहाद आपने सुना था ना। अब आपको लैंड जिहाद का एक पूरा मामला बताते हैं कि किस तरीके से यह सब कुछ चल रहा है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां रातों रात 10 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार बना दी गई। कितने जमीन पर? बिस्वा, 2 बिस्वा नहीं, 10 बीघा सरकारी जमीन, गवर्नमेंट की जमीन पर अवैध रूप से पक्की एकदम टच सीमेंटेड दरगाह और मजार बना दी गई। यह जमीन टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित की गई थी। मामले का खुलासा होने से स्थानीय नागरिकों में इसको लेकर भारी रोष है, गुस्सा है। प्रशासन ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। हरिद्वार में यह अवैध निर्माण सुमन नगर इलाके में किया गया है। सुमन नगर टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए यह जमीन दी गई थी और इस पर अचानक एक पक्की दरगाह और मजार का निर्माण करवा दिया गया। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि यह अवैध कब्जा रातों रात हुआ और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले को लेकर हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध मजारों और दरगाहों पर तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है, इसे तुरंत खाली कराया जाना चाहिए। सीएम धामी सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाई गई दरगाहों और मजारों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। पिछले 2 साल के अंदर 537 मजारों, 237 मदरसों और 42 अन्य धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा चुका है और इस दौरान 6500 एकड़ जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराया गया है। अब ये लैंड जिहाद ना लव जिहाद से भी ज्यादा खतरनाक है। अब आपको आगे की कहानी, आगे की दास्तान सुनाए, उसके पहले आपको स्वामी प्रबोधानंद गिरी महामंडलेश्वर है, क्या कह रहे हैं वो एक बार आपको सुना देते हैं, सुनिए। ये गुलदार में लड़की था, ये किसकी लड़की थी? रवि कुमार जी। हरिद्वार का जिला प्रशासन जहाँ रहता है रोशनाबाद, उसी के पास में कश्मीरी टिहरी विस्थापितों के लिए जगह दी गई है और वही सुमन नगर बोलता है। वहाँ सुमन नगर पर एक भव्य मजार बना दी गई और प्रशासन को कुछ पता ही नहीं। जब जिलाधिकारी को पूछा गया तो उन्होंने कहा देखते हैं और जांच कराते हैं। इस बात को कहे हुए भी 10-12 दिन हो गए
और मजे की बात यह है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री पिछले 6 महीनों से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जिहाद किसी प्रकार का स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो लैंड जिहाद हो, मूत्र जिहाद हो, थूक जिहाद हो, वो नो जिहाद, ऐसा मुख्यमंत्री का भाषण है। मुख्यमंत्री बार बार जिला प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन मुख्यमंत्री की योजनाओं की हवा निकालने में, उपहास करने में लगा हुआ है। ये इस बात का परिणाम लगता है कि जैसे मजार सुरक्षित है, ऐसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कालनेमी योजना चलाई थी, कालनेमी ऑपरेशन, तो जिला प्रशासन 2 दिन बड़ा एक्टिव रहा और उन्होंने 180 लोग पकड़े और उस 180 लोग में 40-45 लोग इस्लाम के जिहादी थे और उनको ससम्मान शाम को विदा कर दिया गया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जिला प्रशासन से पूछा गया कि आपने पकड़ के छोड़ा क्यों, तो प्रशासन कहता है हमारे पास कोई कानून नहीं है। भले आदमी को शांति भंग में कभी भी बंद करने के लिए कानून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ ये कहते हैं कि कहीं पर अवैध कब्जा होगा सरकारी जमीन पर तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई हुई भी। लगभग 537 एकड़ जमीन ऐसी थी जिस पर लैंड जिहाद वाले मकसद के तहत उस पर मजारें बना दी गई थी, दरगाह बना दी गई थी, लेकिन लगातार कार्रवाई हुआ। लेकिन अब ये 10 बीघा जमीन पर ये रातों रात ये पूरा जो खड़ा हो गया और किसी की नजर में नहीं आया, और फिर आए भी तो कैसे, मतलब जहां पर छांगुर बाबा 20-22 साल से सब कुछ अपना चला रहा और किसी को ना पता चल रहा हो पूरे देश में जगह जगह, वहां पर रातों रात ऐसी मजारी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसीलिए इसको लैंड जिहाद कहा जाता है। अगर ये धीरे धीरे बनता और सबकी नजर में आ जाता तो फिर लैंड जिहाद नहीं कहा जाता। लैंड जिहाद यानी आपको अता पता भी नहीं है, नीचे की जमीन खिसक जाएगी आपकी, इसीलिए लैंड जिहाद कहा जाता है। लैंड जिहाद की परिभाषा यही है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आप आंख मूड़िएगा सब काम खत्म इधर चुटकी में। और अब इसकी पड़ताल के लिए और सही जानकारी क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ अजय पांडे 4TV न्यूज के ब्यूरो हेड है उत्तराखंड के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, ये जो पूरा लैंड जिहाद का ये पूरा मामला है और ये कहा जा रहा है कि रातों रात ये इमारत तैयार कर दी गई, रातों रात ये मजार तैयार कर दी गई, किसी के नजर में नहीं आया, क्या कुछ ये पूरा मामला है और लैंड जिहाद का ये नया बखेड़ा क्या खड़ा हो गया है? अजय जी देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सिंह धामी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि लैंड जिहाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से जो भी कब्जे होंगे उनको ध्वस्त किया जाएगा, और इस कड़ी में तमाम जगहों पर कार्रवाई भी हुई है। जैसा कि अभी आपने बताया कि तमाम जगहों पर इस तरह की कार्रवाई होती रही है और सबको इस बारे में पता है। इसके बावजूद भी अगर रातों रात कोई तैयार कर लिया जाता है, कोई जगह कब्जा कर लिया जाता है किसी जगह को, तो ये अपने आप में काफी चिंताजनक है। और खास तौर पर जब स्थानीय लोगों को भी इस बारे में जानकारी नहीं होती है तो ये किस बात के लिए, किस मकसद के लिए इस तरह की कार्य प्रणाली को अपनाया गया, किस तरह से इस कार्य को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में काफी प्रश्न खड़े करता है। काफी बड़ा सवाल यही है कि स्थानीय लोगों तक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई कि आखिर ये सब क्यों किया गया, किस उद्देश्य से किया गया। और सीमेंटेड, आप समझ सकते हैं कि जब सीमेंटेड ये सारा निर्माण कार्य हुआ, इसमें वक्त लगना चाहिए, लेकिन रातों रात अगर निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा, क्या बताना चाहते थे। और धर्म नगरी हरिद्वार में अगर इस तरह से चीजें होती है तो वाकई में ये आश्चर्यजनक, शासन के नाक के नीचे अगर ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जब वहां के डीएम को इसके बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि जांच करेंगे, जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उसके बाद कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री एक तरफ सख्त आदेश देते हैं और अधिकारियों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है आप पूछताछ करिए, आप उसमें त्वरित एक्शन लीजिए, और जो आपको उस समय सही एक्शन नजर आता है कि आपको क्या करना है उसको करिए, और जो स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं उनको न्याय दिलाइए। नहीं तो अजय जी एक सेकंड, एक सवाल यहां पर यह भी होता है ना कि अगर ये पक्की मजार, अब पैरासूट लैंडिंग तो कराई नहीं गई होगी इसकी, कि अचानक से एक एलियन आया और एलियन ये मजार बना के चला गया, या फिर इसको बनाने के लिए साक्षात मोहम्मद साहब तो आए नहीं होंगे, वो बनाने के लिए बनाए तो यहीं के लोग होंगे। अब सवाल ये है कि ये छोटा मोटा तो है नहीं कि चलो 4 ईंट रख दिया भैया भाग गए यहां से, किसी को पता नहीं चला।
यहां इतनी बड़ी मजार, वो भी पक्की, सीमेंटेड, प्रॉपर, एकदम कलरफुल। तो फिर तो ऐसा नहीं हुआ। ये अगर कलरफुल बना तो फिर किसी को फूल बनाया गया ना, तभी तो हुआ। या तो आप मतलब सोते हुए को जगा सकती है, मतलब आप अजय जी जगा सकते हैं, लेकिन सोने की एक्टिंग करने वालों को तो नहीं जगा सकते हैं। क्या इसमें प्रशासन एक्टिंग नहीं कर रहा कि प्रशासन इतनी बड़ी मजार और सरकारी जमीन 10 बीघा जमीन चली गई हाथ से और इस पर अवैध कब्जा हो गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुआ? देखिए, इसको लेकर के जो निर्माण कार्य होते रहे हैं, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में सभी जिलों में विकास प्राधिकरण है और हरिद्वार में हरिद्वार विकास प्राधिकरण है, जो एक सामान्य व्यक्ति का निर्माण होता है बिना नक्शे की, कोई जमीन कोई निर्माण कार्य करते हैं तो उनके पास नोटिस तुरंत पहुंच जाता है, प्राधिकरण के अधिकारी पहुंच जाते हैं और वहां छानबीन शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये जरूर है जो आपने सवाल उठाया कि एक बहुत बड़ी बात ये है कि आखिर प्रशासन के अधिकारी चुप क्यों रहे, क्या उनको जानकारी नहीं? और ऐसा नहीं है कि जब स्थानीय लोग जब इन्होंने देखी होगी, निर्माण कार्य की जब शुरुआत हुई होगी, तो जाहिर है कि वो लोग मौके पर गए होंगे, अधिकारियों से उन्होंने शिकायत की होगी, लेकिन अधिकारियों ने इसे अनदेखा कर दिया और अब अधिकारी इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं अजय जी, इसमें जो अजय जी, क्या ये जो शक है वो सही साबित ऐसे नहीं हो जाता है? कभी आप जब सबको पता है कि जमीन सरकारी है और अभी आपने कहा कि जिलाधिकारी महोदय के पास इस बात की शिकायत की गई तो उन्होंने कहा हम जांच करेंगे। अगर तो ये जमीन सरकारी है और अगर ये रातों रात खड़ा हुआ है तो फिर किस बात की जांच करनी है? आप जिलाधिकारी, आपको नहीं पता है जब ऊपर से आदेश है, मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि भैया अगर ऐसी कहीं पर आपको अवैध चीज दिखाई दे रही है तो एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों ना समझा जाए भाई? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, देहरादून, हरिद्वार में भी तमाम पहले कार्रवाई हुई है और तमाम जगहों पर जो अवैध निर्माण रहे हैं, कई मदरसों को ध्वस्त किया गया है, कई मजारों को ध्वस्त किया गया है और काफी पुराने मजार रहे हैं जिनके पास कोई कब्जा कागज नहीं रहा और उनके पास उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया था। उधम सिंह नगर में कार्रवाई हुई है, नैनीताल में कार्रवाई हुई है, पौड़ी में कार्रवाई हुई है। तो आखिर इस जगह पर एक बड़ा लैंड है, ये काफी बड़ी भूमि है, 10 बीघा जमीन बड़ी भूमि होती है और वहां पर अगर इस तरह निर्माण होता है, अगर स्थानीय लोग जाते हैं और उसकी शिकायत करते हैं प्रशासन में, तो प्रशासन को उसी समय सख्त निर्णय लेना चाहिए था, कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। जब आपके मुखिया, प्रदेश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खुली छूट दे दी है कि अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देवभूमि उत्तराखंड में अवैध रूप से कोई भी निर्माण कार्य हो, सिर्फ यही एक निर्माण नहीं, बाकी जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, सख्त निर्देश। तमाम जो बैठकें होती हैं उनका पहला एक्शन, पहली एक बात होती है कि सरकारी भूमि पर कोई भी किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कितना भी कोई पावरफुल व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो, विपक्ष का नेता हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई भी होगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत कार्यों को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खास तौर पर जब ये रणनीति आ रही है, लैंड जिहाद वाली बात आ रही है, मुख्यमंत्री ने थूक जिहाद को लेकर के भी एक्शन लिया, इसके बाद तमाम और चीजों को लेकर के एक्शन लिया, तो ये अधिकारियों को समझना होगा। नहीं अजय जी, के संज्ञान अजय जी, चूंकि आप कह रहे हैं, चलिए आपकी बात को अगर मान लिया जाए कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो उत्तराखंड और जो चीजें सही है सिर्फ वही लागू की जाएगी, किसी भी लेवल का होगा, चाहे वो भाजपा का होगा, कांग्रेस का होगा, किसी भी लेवल का होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो गलत है तो फिर सवाल ये कि ये जो मजार बनी, अगर मुख्यमंत्री का आदेश है, जिलाधिकारी तक को आदेश है, पुलिस प्रशासन को आदेश है कि ऐसा कोई भी इलीगल एक्टिविटी मिलती है तो आप इस पर कार्रवाई करिए, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो फिर ये सवाल बार बार सबके मन में उठेगा कि भाई प्रशासन को सब पता है, फिर चोर चोर मौसेरे भाई क्यों ना बोला जाए फिर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिलाधिकारी ने कहा है कि वो जांच करवाएंगे, जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा उसके बाद एक्शन लेंगे। और जाहिर है कि अगर जांच सही तरीके से होगी, अगर जो स्थानीय लोग लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, और अगर ये बना है या पक्का निर्माण हो रहा है, सरकारी जमीन पर हो रहा है और वो भी वो जमीन जो 5 विस्थापितों के लिए दिया गया था, उनके पुनर्वास के लिए दिया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है, कितनी बड़ी बात है ये। नकारात्मक चीजें आ रही हैं प्रशासन के पक्ष में, क्योंकि प्रशासन को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप दूसरे के आंसू पोंछें और आप अगर उसको
भी परेशान करेंगे, उनकी दूसरे की जमीनों पर कब्जा करेंगे। टिहरी बांध विस्थापित एक जगह से छोड़ करके जब वो दूसरी जगह पर आकर के यहाँ बसे हैं, उनके लिए जमीन दी गई है, सरकार ने उनको मुआवजा दिया है, और ऐसे में उनकी जमीन पर ये लैंड जिहाद का मामला सामने आता है। प्रशासन के लोग आंख मूंद करके बैठे हुए हैं और वो उस पर कार्रवाई नहीं करते, तो वाकई में काफी चिंताजनक बात है। नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की अगर घटना होती है तो इससे बड़ा चिंताजनक और प्रशासन का फेलियर कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक संत को बीच में आना पड़ रहा, बाकी अन्य स्थानीय लोगों को आना पड़ रहा, अपने हक की बात करनी पड़ रही है और ये बताना पड़ रहा है कि देखिए ये सरकारी जमीन है, ये एक व्यक्ति की जमीन नहीं है, किसी एक व्यक्ति की जमीन, किसी एक व्यक्ति की ओर से दान दिया गया होता, तब अगर वहां पर कोई निर्माण होता, कोई और कार्य होता, तो प्रशासन अगर हस्तक्षेप करता तो एक सवाल जरूर उठता। लेकिन ये देखिए, ये बांध पीड़ित की जमीन है, सरकारी जमीन है, सरकार की ओर से। अजय जी, मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो थूक जिहाद हो, ये जिहाद वर्ड जो है ना, ये अपने आप में ही ये साफ तौर पर दर्शा देता है कि किसी चीज की अति कर देना। मतलब वो कहते हैं अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चुप, अतिका भला न वर्षा, अतिका भला न धूप। तो जब किसी चीज की अति हो जाए तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? और यही हुआ। 547 एकड़ जो जमीन, मतलब इस मामले में इस तरह की चीजों में जिस तरीके से खाली कराई गई, वो कोई तो था ना जो जिसको ये लगता था कि हम जैसे चाह रहे वैसे चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये पहल जो शुरू हुआ कि अतिक्रमण मुक्त जो है उत्तराखंड चलाया जाएगा, कहीं पर अतिक्रमण नहीं चलेगा। 547 एकड़ जमीन गई। ये 10 बीघा जमीन है ये जिस पर ये बन रहा है, ये आज बन रहा है। अगर महीना 2 महीना नहीं बोला गया, कल को जाकर एक्शन होगा तो फिर यही होगा कि भाई बीजेपी या फिर उत्तराखंड की सरकार जानबूझकर ऐसी जगहों पर मजारों को या दरगाहों को टारगेट कर रही है। फिर होगा हल्ला, फिर होगी राजनीति। लेकिन उससे पहले अगर ये रातों रात जो ये पनपा है अचानक से, उससे पहले इसको अगर धराशायी कर दिया जाए, इस तरह की चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाए कि भैया बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर ऐसा झमेला ही ना हो ना। ये तो कल को विवाद की नींव खड़ी हो गई है। देखिए, इससे पहले जो एक्शन हुए हैं, तमाम करते हैं अवैध रूप से बनाए गए सरकारी जमीनों पर बनाए गए, वन विभाग की जमीनों पर तमाम जो निर्माण कार्य किए गए हैं, उन सभी निर्माण कार्यों को हटाया गया, ध्वस्त किया गया। जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, तो उनको वो यही दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो भी चीजें अगर आपके संज्ञान में आती है, विभाग के अगर अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी वजह से सभी अधिकारियों ने एक स्वर में काम करना शुरू कर दिया। और प्रदेश के जो तमाम ऐसे हिस्से रहे हैं जहां पर ये इतनी बड़ी तादाद में सरकारी जमीनों को कब्जों से मुक्त कराया गया, वहां पर जितने भी ढांचे अवैध रूप से बनाए गए उन ढांचों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ साथ लोगों को ये निर्देश भी दिए गए, लोगों से आग्रह भी किया गया कि देखिए, अगर कोई निर्माण कार्य, कोई भी कार्य अगर संविधान के तहत होता है, अगर नियमों के अनुसार होता है, तो वहां पर प्रशासन आपका सहयोग करेगा। लेकिन अगर नियमों के विपरीत अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर सहयोग नहीं करेंगे और नियमानुसार जो कार्य नहीं हुआ है उस निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। और पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर ये सारे कार्य किए गए और उसमें पूरे प्रशासन को, पूरा जनता का सहयोग रहा। जिनके निर्माण किए गए थे, उनकी जिनके ध्वस्त हुए, उन्होंने भी ये कहा है कि वाकई में जब उनके पास कोई कागज नहीं है, ये जमीन सरकारी है, तो उसमें वो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर धर्मनगरी हरिद्वार में अगर इस तरह की घटना हुई है और अभी भी वो ढांचा मौजूद है जिसकी शिकायत हो रही है और जांच की बात कही जा रही है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, तो जांच कब होगी, कितने दिनों में होगी और उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इस बीच और भी निर्माण कार्य तो नहीं हो रहे हैं? क्या और भी पक्के वहां पर काम तो नहीं हो रहे हैं? ये सब देखने की जिम्मेदारी की है, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की है। और अगर हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर कार्रवाई नहीं करती, इस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि प्रशासन के जो लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं कि आप हमारी सरकारी जमीनों पर कब्जा करिए, हम आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री चाहे जो भी निर्देश देते हैं, मुख्यमंत्री चाहे जो भी कहते हैं, उसको हम इग्नोर करेंगे, उस पर हम काम नहीं करेंगे। अगर इस तरह की बात है तो यही साफ नजर आएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री साफ तौर पर आपको फ्री आपको कह रहे हैं कि शिकायत जो भी आती है आप उसको तसल्ली से जांच करिए, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करिए और उसके बाद जो सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से जो कब्जे हुए हैं उन कब्जों को ध्वस्त करिए। आपको ध्वस्त करने में
नहीं लगाना है। ये मुख्यमंत्री का निर्देश है। चाहे रात के समय आप कार्रवाई करिए, चाहे दिन में करिए, आप जब मर्जी है आप अपनी सुविधा अनुसार कार्रवाई करिए। ये अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में जैसे कि अभी आपने सवाल उठाया, वाकई में अगर निर्माण कार्य हो जाता है, लंबे समय तक वो निर्माण उसी रूप में बना रहता है, तो जाहिर है कि जब प्रशासन कार्रवाई की जाएगी, जब सरकार की ओर से उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो तमाम तरह के सवाल उठेंगे, तमाम लोग वहां आगे आएंगे और उसका विरोध करेंगे। लेकिन जब ये कार्य शुरुआत रही है और शुरू ही की जा रही है, तभी अगर उस पर कार्रवाई होती है तो विरोध नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे लैंड जिहाद के मामले की क्रमवार तरीके से जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तो पूरा मामला है, लैंड जिहाद इसी तरीके से चलता है और कोई मकसद नहीं है। मॉडस ऑपरेंडी समझना हो तो इस तस्वीर को देखिए आप ध्यान से, आपको साफ तौर पर नजर आएगा किस तरीके से ये मजार बना दी जाती है। पूरा इलाका 10 बीघे का है, 10 बीघे में सरकारी जमीन है, किसी के बपौती नहीं है, किसी का अपना प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर इस तरह के मजार खड़ी कर दी जा रही है। आज नहीं तो कल, अगर महीना 2 महीना इस चीज को, मतलब ये लैंड जिहाद वाला जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको आपको हम बता रहे हैं, जैसे अगर महीना 2 महीना इस पर कार्रवाई नहीं हुई ना, उसके बाद से हो जाएगा कि अरे ये तो सन 1966 में किसी के परदादा बनवा के गए थे ये, और कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा, कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा। क्योंकि फिर अगर आप विवाद में जाइएगा तो फिर विवाद में ये होगा कि अरे ये गांधी जी जब आए थे, तो गांधी जी जब आक्रमण कर रहे, आंदोलन कर रहे थे, तो उसके 10 साल पहले का है, प्रूफ हो जाएगा। ये इसी तरीके से चलता है ये सारा कुछ। समय रहते अधिकारी को चेतना चाहिए, अधिकारी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब हम रुक करेंगे तीसरे तंज की तरफ, और तीसरा तंज क्या है यह समझने के लिए आप इस तरह की चीजों को समझिए कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि तीसरा तंज एक बार टीवी स्क्रीन पर लाए, ताकि यह समझ में आए कि कैसे एक युवक को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पीट पीट कर, भीड़ का इंसाफ मतलब मौत का फरमान, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैक्टर चोरी का शक था, सोच कर देखिए, उसके बाद मौत के घाट उतारना ज्यादा आसान नजर आया। और ये हरियाणा में भीड़ तंत्र का आतंक देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हो तो, और किस तरीके से आतंक चल रहा है। मतलब ट्रैक्टर चोरी का शक के आधार पर अगर आप किसी को थप्पड़ भी मारते हैं ना, तो आप उतने ही बड़े अपराधी हैं। लेकिन यहां अगर आप किसी को जान से मार देते हैं तो फिर आप सोच कर देखिए कि किस तरह की तस्वीर, ये तस्वीर देखिए, ये परिवार वालों की। क्या चला रहा हो, तू कुछ और चला। साफ होता रहेगा तब तक इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जहां शक के आधार पर किसी की जान ले ली जाए, सोच कर देखिए कि वहां का जो सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशियस जो लोग हैं, जिनको अजीब अजीब सी चीजें ख्यालात में आती हैं कि अच्छा फलाना आदमी हमारे बेटी को मारने आया है, फलाना आदमी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा देगा, उसके पहले मार देते हैं उसको। सही गलत बिना परख किए जब भी इस तरह का एक्शन होगा तो फिर रिएक्शन में मौत सर पर नाचेगी ही नाचेगी। ये एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके। आप देखिए कि किस तरीके से गलतफहमी में आकर लोगों ने एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन एक परिवार लाचार हो गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। शक के आधार पर मार देना किसी को इतना आसान हो चुका है, इतना आसान। कोई कीमत नहीं, कोई कुछ नहीं, जान की कोई कीमत नहीं है। मारना और मार के फेंक देना है शक के आधार पर। ट्रैक्टर चोरी का शक, सोचिए, मतलब शक भी हुआ तो किस चीज का। तो ये 3 का तन जो है, ये प्रोग्राम आपको साफ तौर पर यही दिखाता है कि सिस्टम हो, प्रशासन हो, लोग हो, आम लोग हो, कोई भी हो, अगर कोई भी लापरवाही करता है और उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है, वहां हमारी नजर पड़ेगी तो हम तंज कसेंगे। तंज कसने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए हमने शुरुआती लाइन में आपसे कहा था कि अटक से कटक और संसद से सड़क,
जहां हमें लापरवाही दिखाई देगी, तंज कसते थे और कसते हैं, कसते रहेंगे, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लाग लपेट के। फिलहाल 3 का तंज में इतना ही, लेकिन 4 टीवी न्यूज़ में तमाम खबरों के लिए इसको देखते रहिए। नमस्कार।